हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग के अंदर यूनिट 2 वन शॉट, यानी कि यूनिट 2 के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग के अंदर AK2 एग्जाम्स में। सो बेसिकली कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने लिख रखे हैं यूनिट 2 के अंदर। सबसे पहले आता है हमारा परसेप्ट्रॉन मॉडल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे परसेप्ट्रॉन मॉडल होता क्या है, परसेप्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम और उसका आर्किटेक्चर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैक प्रोपोगेशन लर्निंग मेथड और उसके एप्लीकेशन, ठीक है। इसी में हम लोग क्या चीजें डिस्कस करेंगे, ट्रेनिंग एल्गोरिदम और टेस्टिंग एल्गोरिदम। अब एक चीज और बता दूं मैं, बैक प्रोपोगेशन बहुत ही वाइड आपका कह सकते हो टॉपिक है, प्लस उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैक प्रोपोगेशन के अंदर कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। बैक प्रोपोगेशन सिर्फ यूनिट 2 में ही नहीं, बल्कि आप आगे फर्दर स्टडीज करोगे अगर कंप्यूटर साइंस की फील्ड में हो तो आप बैक प्रोपोगेशन बहुत जगह देखने को मिलेगा, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो के अंदर जितनी भी डिटेल्स होने वाली हैं वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको स्किप मत करना, इसको पूरी वीडियो अच्छे से देख लेना। परसेप्ट्रॉन मॉडल की अगर बात करें सबसे पहले, तो परसेप्ट्रॉन मॉडल क्या होता है। अ परसेप्ट्रॉन इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन आर्टिफिशियल न्यूरॉन और नोड इन न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर। मतलब कि हमारा ANN जो होता है, यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उसके अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो अगर उसमें से आप कोई एक न्यूरॉन पकड़ लो, ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो होता है एक हमारा, उसी को हम परसेप्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं होता दोनों के अंदर। इट टेक्स मल्टीपल बाइनरी इनपुट, असाइंस अ वेट टू ईच इनपुट, कैलकुलेट द वेटेड सम ऑफ इनपुट एंड अप्लाइज एन एक्टिवेशन फंक्शन टू प्रोड्यूस अ बाइनरी आउटपुट। सेम जैसे वर्किंग हमारी ANN में न्यूरॉन की होती है, सेम वर्किंग परसेप्ट्रॉन की भी होती है। बस आपको इस तरीके से समझना है जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है। इसमें से कोई एक सेल आपको पिक करनी है, ठीक है। उसी तरीके से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है पूरा, उसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, उसमें से एक न्यूरॉन आपको पिक करना है, वो एक न्यूरॉन ही आपका परसेप्ट्रॉन होता है, ठीक है। इट सर्व्स द फाउंडेशन फॉर मोर कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ ML एंड AI। मतलब कि ये क्या करता है, इस तरीके के परसेप्ट्रॉन्स का काम क्या होता है, ये एक तरीके से नींव बनाते हैं, ठीक है। जो पूरा हमारा न्यूरल आर्किटेक्चर होता है वो बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। तो सीधी सी बात है, परसेप्ट्रॉन जो होते हैं हमारे, ये कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ML और AI में परसेप्ट्रॉन्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। सेम जैसे न्यूरॉन्स को डिफाइन किया था हमने, उसी तरीके से परसेप्ट्रॉन को डिफाइन कर देना है। बस लैंग्वेज का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसको लिखने का तरीका अलग है, उसको लिखने का तरीका अलग लिखा है हमने, ठीक है। परसेप्ट्रॉन रिक्वायर सुपरवाइज लर्निंग फॉर डेटा कंप्यूटेशन। डेटा कंप्यूटेशन के लिए परसेप्ट्रॉन्स हमारे क्या करते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग की रिक्वायरमेंट इनको होती है। बस ये मेन डिफरेंस है हमारा ANN और परसेप्ट्रॉन में। ANN में हमें 3 डिफरेंट आप कह सकते हो कि लर्निंग अप्रोचेस यूज हो रही थी, परसेप्ट्रॉन में सुपरवाइज लर्निंग यूज हो रही है मेन। इसके अलावा 2 अप्रोचेस जो है वो भी यूज होती हैं, बट वो सुपरवाइज लर्निंग के कंपैरिजन में कम यूज होती हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ परसेप्ट्रॉन। 2 टाइप के परसेप्ट्रॉन नेटवर्क्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहला सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन नेटवर्क, फिर आता है हमारा मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन नेटवर्क। अब होता क्या है, जैसे हम लोगों ने ANN में इंटरकनेक्शंस में देखा था, सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क और रिकरेंट नेटवर्क, तो यहाँ परसेप्ट्रॉन के केस में क्या हो गया, रिकरेंट हट गया है, यहाँ पे सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन नेटवर्क और मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन नेटवर्क का काम क्या होता है, सेम उसी तरीके से काम करेगा जैसे हमारा ANN काम कर रहा था। कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल इनपुट एंड आउटपुट लेयर। एक इनपुट लेयर है, एक आउटपुट लेयर है। इनपुट आ रहा है, आउटपुट यहाँ से रिलीज हो रहा है, यहाँ पे वेटेड सम कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन नेटवर्क आर अनेबल टू हैंडल कॉम्प्लेक्स पैटर्न। ये हमारे कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन नेटवर्क। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट वन और मोर हिडन लेयर्स, ठीक है। यहाँ पे इनपुट लेयर होगी, आउटपुट लेयर होगी और हिडन लेयर भी होती है। अब वो हिडन लेयर एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड अप्रोक्सीमेटिंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न इन डेटा। अब ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को हैंडल नहीं कर सकता, बट ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न को भी हैंडल कर सकता है, उनके लिए भी कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सकता है, और जितना ज्यादा अप्रोक्सीमेट पॉसिबल हो सकता है उतना अप्रोक्सीमेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा दोनों में डिफरेंसेस, ठीक है। बाकी डायग्राम आपको दिख रहा है, ये इनपुट लेयर है, ये आउटपुट लेयर है और ये हिडन लेयर है। यहाँ पे वेटेड सम आता है, उसके बाद यहाँ पे फर्दर कंप्यूटेशन होकर आउटपुट पे प्रोवाइड होता है, ठीक है। बैक प्रोपोगेशन वाला गेम अभी बाद में हम लोग देखेंगे, अभी इतना चीज समझ लो, ठीक है। बाकी अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है, डिस्क्राइब द परसेप्ट्रॉन मॉडल, ठीक है, तो परसेप्ट्रॉन मॉडल और ANN मॉडल दोनों में जो चीजें मैंने लिखवाई हैं ANN मॉडल के अंदर, वो सारी चीजें आप कॉपी पेस्ट कर देना परसेप्ट्रॉन मॉडल के अंदर, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। पर ANN मॉडल में हमने क्या क्या चीजें देखी थी, हमने 3 चीजें देखी थी, इंटरकनेक्शंस, लर्निंग्स
और तीसरी चीज क्या थी, एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, तीन चीजें हमने देखी थी वहां पे, तीनों चीजें इसके अंदर कवर कर देना है आपको जब आप परसेप्ट्रॉन मॉडल को डिफाइन करोगे। ठीक है, इसके अलावा अगला टॉपिक है हमारा बैक प्रोपोगेशन। ये हमारा थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ध्यान से समझना, बिल्कुल कुछ और कर रहे हो तो छोड़ के बैठ जाओ सब ये वीडियो देखने और एकदम ध्यान से समझना इस वीडियो को। ठीक है, बैक प्रोपोगेशन होता क्या है हमारा, इट इनेबल्स न्यूरल नेटवर्क टू लर्न कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इन डेटा बाय एडजस्टिंग देयर पैरामीटर्स। मतलब कि ये क्या करता है, ये न्यूरल नेटवर्क को इनेबल करता है, मतलब न्यूरल नेटवर्क को ये फैसिलिटी देता है कि वो कॉम्प्लेक्स रिलेशंस को अंडरस्टैंड कर सकें, उनके डेटा को एनालाइज कर सकें बाय एडजस्टिंग देयर पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर्स को एडजस्ट करते हुए। फॉर एग्जांपल ये मान लो हमारा मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन नेटवर्क है। ठीक है, मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन नेटवर्क है, यहां से कुछ डेटा आया, यहाँ पे वेटेड सम कैलकुलेट हुआ, यहाँ पे आउटपुट मिल गया। ठीक है, अभी एक हिडन लेयर है तो इस अकॉर्डिंग इसी तरीके से काम हो रहा होगा इसमें। ठीक है, इसके बाद में अब अगर यहाँ बैक प्रोपोगेशन की बात करें तो बैक प्रोपोगेशन ऐसे होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म हुआ। ठीक है, कुछ बायस लिया, कुछ वेट लिया। ठीक है, यहाँ पे खैर बायस मैंने मार्क नहीं किया है क्योंकि हम लोग यहाँ पे मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन नेटवर्क की बात कर रहे थे। अभी जब बैक प्रोपोगेशन का आर्किटेक्चर आप देखोगे तो वहाँ चीज़ें क्लियर होंगी आपको। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ गए, हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिला। ठीक है, इन केस यहाँ पे जो आउटपुट हमको चाहिए था वो आउटपुट हमें नहीं मिला, तो क्या होता है, तो वापस से बैक प्रोपोगेट होता है और यहाँ पे आके वेट्स को दोबारा से एडजस्ट किया जाता है, बायस को दोबारा से एडजस्ट किया जाता है और फिर बैक प्रोपोगेशन परफॉर्म कराया जाता है, जिस वजह से हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलता है। ठीक है, अभी आर्किटेक्चर देखोगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, बस सुनते जाओ कहानी की तरह जो सुना रहा हूँ। इसके बाद बैक प्रोपोगेशन होता क्या है, बैकवर्ड प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। इन केस ऑफ एरर्स हम बैकवर्ड प्रोपोगेशन परफॉर्म करते हैं किसी भी नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर, उसी को हम बैक प्रोपोगेशन कहते हैं। ठीक है, बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम, देखो एक चीज मैं बता दूं, ट्रेनिंग और टेस्टिंग ये दो ऐसी एल्गोरिदम है जो बैक प्रोपोगेशन के अंदर आपको क्लियर होनी चाहिए, बट ये दोनों ही एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ा तो दूंगा बट अगर आपको नहीं समझ आती हैं या फिर एग्जाम में आप उसको नहीं लिख पाते हो, भूल जाते हो, तो उस केस में बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम ये वाली जो बताने वाला हूँ इसको लिख आना ज़रूर से, याद से। कैसे याद करोगे ये नहीं पता, ये बहुत ईजी है, याद हो जाएगी वैसे। इसको याद कर लो, इसको लिख आना एग्जाम में। इसको लिखने से फ़ायदा ये होगा आपको कि 10 में से 5-6 नंबर तो आपको आराम से मिल जाएंगे, इवन आप ट्रेनिंग या टेस्टिंग एल्गोरिदम लिखो या ना लिखो, सिर्फ इसको लिख के चले आओ। ठीक है, तो ये बेसिक हमारी बैक प्रोपोगेशन की एल्गोरिदम होती है। अब स्टेप 1 क्या है हमारा, सबसे पहले फॉरवर्ड पास। ठीक है, अब इसी डायग्राम को अगर मान लो, ठीक है, इसी डायग्राम को अच्छा रुको, पहले मैं आर्किटेक्चर एक्सप्लेन कर देता हूं तो आपको इसको समझना ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आर्किटेक्चर देख लेते हैं पहले, फिर मैं एल्गोरिथम बताता हूं। देखो गाइस, ये रहा आर्किटेक्चर हमारा बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क का। कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है बट अगर आप बना के देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। देखो इसके अंदर समझो चीज़ों को। ठीक है, क्या है, देखो x1 x2 xn आपको पता है ये इनपुट्स हैं हमारे, ये हिडन लेयर है हमारी और ये हमारे आउटपुट हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 ही आउटपुट बनाए, 1 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब टिल यहाँ पे n तक होता है, यहाँ पे m तक होता है, तो कितना भी रखो। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा बायस है। ठीक है, यहाँ पे 1 जो लिखा हुआ है ये हमारा बायस है मान लो। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ से वेटेड सम यहाँ पे मिला, एच पे हमें वेटेड सम मिलेगा। ठीक है, इन सबका वेटेड सम यहाँ पे मिल जाएगा, 3 एरो गए ना तीनों से, और तीनों के वेट मल्टीप्लाई हो जाएंगे इनपुट से और यहाँ पे वेटेड सम मिल जाएगा। वेटेड सम यहाँ गया आउटपुट पे, हमें अगर डिजायर्ड आउटपुट मिला तो हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अगर डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिला तो उस केस में ये जो रेड वाला मार्क दिख रहा है ना, ये हमारा बैक प्रोपोगेशन दिखा रहा है कि अगर हमें डिजायर्ड आउटपुट यहाँ नहीं मिला तो बैक प्रोपोगेट करेगा। देखो बैक प्रोपोगेट इन केस ऑफ अनडिजायर्ड आउटपुट, जब डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा तो बैक प्रोपोगेट होगा रीएडजस्ट वेट एंड बायस इन हिडन लेयर, और हिडन लेयर में आके बायस को और वेट्स जो यहाँ पे हैं इनको दोबारा से एडजस्ट करेगा। यही 2 पैरामीटर हैं जिनको बैक प्रोपोगेशन के अंदर एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, इनको दोबारा से एडजस्ट करेगा और फिर से आउटपुट देगा। फिर अगर डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया तो ये फिर से होगा। ये चीजें रिपीट होती रहेंगी जब तक हमें अप्रोक्सीमेट डिजायर्ड आउटपुट मिल नहीं जाता। ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क डिफाइंस हाउ द प्रोपोगेशन एल्गोरिदम एक्चुअली वर्क्स इन ANN। ये क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन कर रहा है कि किस तरीके से हमारी बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम वर्क करती है। ठीक है, ध्यान से समझ लो, यहाँ से पहले आपका इनपुट गया। ठीक है, फिर हिडन लेयर में फंक्शंस परफॉर्म हुए, कंप्यूटेशन परफॉर्म हुई, फिर आउटपुट मिला। अगर आउटपुट डिजायर्ड नहीं है, जो आउटपुट हमें चाहिए था, अगर वो आउटपुट हमें नहीं मिला है
तो बैक प्रोपोगेट होगा, यहाँ पे वापस से रीएडजस्टमेंट होगा बायस और वेट्स का, और फिर से आउटपुट मिलेगा, और ये साइकिल तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक हमें अप्रॉक्सीमेट आउटपुट नहीं मिलता। अब एल्गोरिदम आपको समझाता हूँ, एल्गोरिदम एक बार में क्यों याद हो जाएगी आपको। देखो, सबसे पहला स्टेप आता है हमारा स्टेप 1 फॉरवर्ड पास, यानी कि जहां पे हम इनपुट को फॉरवर्ड कर रहे हैं। इनपुट डेटा इज फेड फॉरवर्ड थ्रू द न्यूरल नेटवर्क टू ऑब्टेन द प्रेडिक्टेड आउटपुट। इनपुट डेटा को आगे फॉरवर्ड किया जाता है न्यूरल नेटवर्क के अंदर प्रेडिक्टेड आउटपुट को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। बाकी ये चीजें आप बना के अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, बस ये पॉइंट याद रखना, की पॉइंट्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। स्टेप 2 क्या है, कंप्यूट एरर्स। एक बार इनपुट आ गए, फिर क्या करना है, कंपेयर द प्रेडिक्टेड आउटपुट विद द एक्चुअल टारगेट आउटपुट टू कैलकुलेट द एरर। मतलब कि अब प्रेडिक्टेड आउटपुट को क्या करना है आपको, जो भी आपने आउटपुट प्रेडिक्ट कर रखा है, ठीक है, उसको जो टारगेट आउटपुट है उससे कंपेयर कराते रहना है और उसके अकॉर्डिंग हमें एरर्स को कैलकुलेट करते रहना है, ठीक है। स्टेप 3 में क्या होता है, बैकवर्ड पास। अब एक बार एरर पता चल गई हमको, फिर क्या होगा, बैकवर्ड पास होगा। जैसे यहां आ गए, यहां हमको पता चल गया हाँ भाई डिजायर्ड नहीं है, कुछ एरर्स आ रही हैं, तो वापस से बैक प्रोपोगेट करा दो। बैकवर्ड पास में क्या होता है, यही हमारा बैकवर्ड पास है। स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटपुट लेयर एंड मूविंग बैकवर्ड, कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द एरर विद रिस्पेक्ट टू द वेट्स एंड बायस। देखो क्या करना है आपको, ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है एरर्स का, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है कि वेट में चेंजेस करने पे एरर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसी को हम ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे होता क्या है, बैकवर्ड पास में आउटपुट लेयर से हमारा जो भी डेटा वापस गया, ठीक है, हिडन लेयर के पास, वहां पे ग्रेडियंट कैलकुलेट होता है, ठीक है, एरर्स का ही ग्रेडियंट कैलकुलेट होता है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग वेट और बायस को रीएडजस्ट किया जाता है, ठीक है। बट रीएडजस्ट वाला पार्ट नीचे, यहां पे सिर्फ हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप आता है अपडेट वेट एंड बायस। अब इसी के अकॉर्डिंग जो ग्रेडियंट हमारा आया यहाँ पे निकल के, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम वेट्स को एडजस्ट करेंगे, बायस को एडजस्ट करेंगे, और फिर मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे एरर को, ठीक है। ग्रेडियंट पता है हमको, तो नेट वेट और बायस इस तरीके से ही एडजस्ट होता है कि हमारी एरर क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। इसके बाद लास्ट स्टेप है हमारा रेपिटेशन। स्टेप 1 to 4 जो मैंने बताया अभी, आर रिपीटेड फॉर मल्टीपल इटरेशंस अंटिल द नेटवर्क अचीव द सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ एक्यूरेसी। ये तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक या तो हमारी नंबर ऑफ इटरेशंस फुलफिल ना हो जाए, ठीक है, या तो तब तक रिपीट होगा जब तक हमें डिजायर्ड आउटपुट ना मिल जाए, ठीक है। तो ये 2 केस बनते हैं इसके अंदर। ये 5 स्टेप आपको डिफाइन करके आना है जरूर से, अगर आप ट्रेनिंग और टेस्टिंग एल्गोरिदम भूल जाते हो इन एनी केस, ठीक है, बट कोशिश करना उसको मत भूलो। इसके बाद बैक प्रोपोगेशन इज लाइक अ लर्निंग प्रोसेस इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वेयर सिस्टम एडजस्ट इटसेल्फ बाय कंपेयरिंग इट्स आउटपुट विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एडजस्ट इट्स इंटरनल पैरामीटर टू मिनिमाइज द डिफरेंस, हेल्पिंग नेटवर्क टू इंप्रूव इट्स एक्यूरेसी ओवर टाइम। देखो वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, बैक प्रोपोगेशन की एक तरीके से आप मान सकते हो डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको आपको एग्जाम में लिख देना है, समझ लो, इसमें याद करने जैसा कुछ है नहीं। देखो बैक प्रोपोगेशन होती क्या है, ये बेसिकली एक लर्निंग प्रोसेस होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का, जिसमें क्या होता है, जो हमारा सिस्टम होता है वो अपने ही आउटपुट से अपने कह सकते हो कि टारगेट आउटपुट को कंपेयर करता है, और उसको लाने के लिए, मतलब उसको अचीव करने के लिए वेट्स को और बायस को एडजस्ट करता है, ठीक है। अपने मतलब वेट और बायस सीधी सी बात है इंटरनल पैरामीटर्स हैं, ठीक है, इंटरनल पैरामीटर्स हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो उनको वो एडजस्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग जो नए नए आउटपुट्स हमको मिलते रहते हैं उनको कंपेयर कराता रहता है। जब हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाती है तब हमारा प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, टाइम टू टाइम ऐसा करते रहने से हमारे सिस्टम की, हमारे मॉडल की एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा बैक प्रोपोगेशन का आर्किटेक्चर, बैक प्रोपोगेशन की डेफिनेशन और बैक प्रोपोगेशन की एल्गोरिदम, ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा लर्निंग मेथड इन बैक प्रोपोगेशन। अब ये जो एल्गोरिदम आपने देखी, इसी को एक लंबे पार्ट में डिस्क्राइब किया गया है हमारा लर्निंग मेथड के अंदर, ठीक है। एक चीज़ और, अगर आप एग्जाम में लर्निंग मेथड भी लिख देते हो, ठीक है, इसके साथ ये तो लिखोगे ही, ये तो कंपलसरी है लिखना, एल्गोरिदम के साथ लर्निंग मेथड लिख देते हो तो ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एल्गोरिदम सारा कुछ इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। बस ये है कि वो एक डिफाइंड, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे है आपका एल्गोरिदम लिखने का, और ये आपका नॉन स्ट्रक्चर्ड वे है, ठीक है। बट नंबर आपको दोनों पे मिलेंगे, आप चाहे इन दोनों को डिफाइन करके आ जाओ, चाहे ट्रेनिंग और टेस्टिंग एल्गोरिदम अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हो। बाकी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे सारी चीज़ें। तो सबसे पहले देखते हैं लर्निंग मेथड होते क्या है बैक प्रोपोगेशन के अंदर। तो अभी अगर बात करें लर्निंग मेथड की स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग लर्निंग इन बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क कैन बी गिवन एज, कुछ हमारे स्टेप्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। टोटल 10 स्टेप है यहाँ पे। तो 10 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपको मेथड पूछ लेता है या सिर्फ पूछ लेता है कि बैक प्रोपोगेशन होता क्या है, आर्किटेक्चर बता दो, मेथड लिख दो, काम हो गया, 10 में 10 मिल जाएंगे, ठीक है। कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। सबसे पहला स्टेप है इनिशियलाइजेशन। जैसे कि आपको पता है सबसे पहले वेट्स को,
सॉरी, सबसे पहले इनपुट्स को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइज वेट रैंडमली टू द एवरी इनपुट, सॉरी, सबसे पहले वेट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा इनपुट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करूं, इनिशियलाइजेशन में क्या करते हैं हम, इनिशियलाइजेशन में वेट को इनपुट के साथ इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन का यही मतलब है, इस स्टेप में इतना ही है। अगले स्टेप में देखते हैं क्या चीजें हैं। अगला स्टेप हमारा है फीड फॉरवर्ड पास, यानी कि जो आपने वहां पे देखा था फॉरवर्ड पास हो रहा था एल्गोरिथम के अंदर, अब वो यहां पे होगा। प्रोपोगेटिंग द वेट इनपुट फॉरवर्ड थ्रू द नेटवर्क टू ऑब्टेन द प्रेडिक्टेड आउटपुट। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम एक बार हमारे वेट इनिशियलाइज हो गए इनपुट के साथ, फिर उनको फॉरवर्ड आगे भेज देंगे ताकि उन पे कंप्यूटेशन परफॉर्म किया जा सके और हमें डिजायर्ड आउटपुट तक पहुंचने में हेल्प मिले, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा कंप्यूट एरर, ठीक है। कंप्यूट एरर के अंदर हम एरर्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द एरर बिटवीन द प्रेडिक्टेड आउटपुट एंड द एक्चुअल टारगेट। देखो, जो भी हमारा प्रेडिक्टेड आउटपुट है और जो भी एक्चुअल टारगेट है, उन दोनों के बीच में क्या क्या एरर्स हैं, ठीक है। हमें पता होगा कि हाँ, हमें भाई इस टारगेट तक पहुंचना है। अब हमारा कुछ प्रेडिक्टेड आउटपुट निकल के आया, उस आउटपुट को आप कंपेयर कराओगे, ठीक है, एक्चुअल टारगेट से, मतलब मॉडल हमारा सीधी सी बात है कंपेयर कराएगा और देखेगा कि उसमें क्या एरर्स आ रही हैं। यूजिंग अ लॉस फंक्शन सच एज मीन स्क्वायर्ड एरर और क्रॉस एंट्रोपी। देखो, एरर फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। सबसे मतलब लॉस फंक्शन का यूज करते हैं हम एरर फाइंड करने के लिए। लॉस फंक्शन भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, मीन स्क्वायर्ड एरर और क्रॉस एंट्रोपी। अब लॉस फंक्शन क्या होता है, लॉस फंक्शन क्वांटिफाइज हाउ वेल और पुअरली अ मॉडल इज परफॉर्मिंग। द गोल ड्यूरिंग ट्रेनिंग इज टू मिनिमाइज द लॉस फंक्शन। देखो, लॉस फंक्शन क्वांटिफाई करता है कि हमारा जो मॉडल है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर कितना बुरा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। मेन गोल जो हमारा होता है बैक प्रोपोगेशन परफॉर्म करने के टाइम, वो ये होता है कि हम लॉस फंक्शन को जितना हो सके मिनिमाइज रखें। लॉस फंक्शन याद रखना, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा बैक प्रोपोगेशन। बैक प्रोपोगेशन क्या होता है, कंप्यूट द ग्रेडियंट ऑफ द एरर विद रिस्पेक्ट टू वेट यूजिंग चेन रूल। बैक प्रोपोगेशन में हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। हम लोगों ने एल्गोरिदम में भी ये चीज देखी थी, चेन रूल का यूज होता है ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए। नाउ प्रोपोगेट द ग्रेडियंट बैकवर्ड थ्रू द नेटवर्क। उसके बाद ग्रेडियंट कैलकुलेट हो गया एक बार हमारा, फिर क्या होगा, फिर बैकवर्ड जाएंगे हम नेटवर्क के अंदर, यानी हिडन लेयर पे जाएंगे और वहां पे आगे की चीजें परफॉर्म करेंगे, ठीक है। वो आगे की चीजें अभी आगे देखेंगे। नोट, ग्रेडियंट डिस्क्राइब टोटल चेंज इन एरर रिजल्ट ड्यू टू चेंज इन करस्पॉन्डिंग वेट। मैंने जैसा कि आपको बता रखा है ऑलरेडी, ग्रेडियंट क्या डिस्क्राइब करता है, ग्रेडियंट डिस्क्राइब करता है जो हमारा एरर में टोटल चेंजेस आए हैं, ठीक है, वेट में चेंजेस परफॉर्म करने पे, ठीक है। मान लो हमारा वेट कुछ और हमने लिया था, ठीक है, उससे कुछ और रिजल्ट हमारा आ रहा था, ठीक है। फिर जब हम वेट में चेंजेस परफॉर्म करेंगे तो उस केस में एरर्स में जो भी चेंजेस आएंगे वो ही हमारे ग्रेडियंट होते हैं, ठीक है। तो उनको कैलकुलेट करना होता है बैक प्रोपोगेशन के टाइम। कैलकुलेट करने के बाद वेट अपडेट, अगला स्टेप। वेट अपडेट क्या होता है, अपडेट द वेट यूजिंग एन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम कॉमनली ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट कैलकुलेट हुआ है, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम होती है हमारे पास, उसको अप्लाई करेंगे हम और एक नया वेट हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उस नया वेट हम कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं, 1 मिनट में लिख देता हूँ फॉर्मूला। सो बेसिकली हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू न्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ओल्ड माइनस डेल डब्ल्यू, यानी कि जो नया वेट हमारा आएगा वो पुराने वेट से हम चेंज इन वेट को माइनस कर देंगे तो हमें नया वेट मिल जाएगा। तो उसी को अप्लाई करेंगे और फिर ये चीजें काम होता है। फिलहाल रिपीट पे आते हैं। इसके बाद करना क्या होता है, रिपीट इटरेट थ्रू स्टेप 2 to 5, 2 से 5 स्टेप। देखो ये जो 6 स्टेप यहाँ पे दे रखे हैं, ये स्टेप हमारे एल्गोरिदम के ही स्टेप हैं, बस एक स्टेप इंक्रीज कौन सा हुआ है, जो इनिशियलाइजेशन का स्टेप था, ठीक है। तो अगर आप एल्गोरिदम याद कर लेते हो तो यहां तक तो आप पहुंच गए ऐसे ही। इसके बाद की 2, 3, 4 स्टेप्स हैं वो आपको याद रखनी है। इटरेट थ्रू स्टेप 2 to 5 फॉर मल्टीपल टाइम्स और अंटिल द मॉडल कन्वर्जेस अ सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन। इसको हमें मल्टीपल टाइम रिपीट करना है जब तक हमारे इटरेशन एंड नहीं हो जाते, या फिर जब हमको सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन मिल जाएगा तब इसको हम कर देंगे एंड, ठीक है। अगला स्टेप आता है हमारा बैच प्रोसेसिंग। देखो अब ये समझो ध्यान से, ऑप्शनली इंप्लीमेंट मिनी बैच ट्रेनिंग बाय डिवाइडिंग द डेटा सेट इनटू स्मॉलर बैचेस। जो बड़ा डेटा सेट हमको गिवन है उसको हम छोटे छोटे बैचेस में, मतलब अब यहाँ पे मैं हम का यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं नहीं करूंगा, आप भी नहीं करोगे। इसका मतलब मॉडल हमारा क्या करेगा, मॉडल क्या करेगा, जो हमें बड़ा सा डेटा सेट मिला है, ठीक है, मतलब मॉडल को जो बड़ा सा डेटा सेट मिला है उसको मिनी बैचेस में डिवाइड कर लेगा, ठीक है। मिनी बैच ट्रेनिंग का यूज करता है वहां पे, वो छोटे छोटे बैचेस में डिवाइड करेगा और उनपे मिनी बैच ट्रेनिंग परफॉर्म कराएगा। इससे क्या होगा, दिस हेल्प्स इन फास्टर कन्वर्जेंस एंड रिड्यूसेस मेमोरी रिक्वायरमेंट। मिनी बैचेस में डिवाइड करने से कन्वर्जेंस फास्ट हो जाएगा, पहला ये बेनिफिट है। और दूसरा बेनिफिट ये है, जब आप मिनी बैचेस में डिवाइड कर लेगा हमारा मॉडल डेटा सेट को, तो हमारी मेमोरी रिक्वायरमेंट भी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, ठीक है। लर्निंग रेट एडजस्टमेंट, एडजस्ट लर्निंग रेट ड्यूरिंग ट्रेनिंग इफ नेसेसरी टू इंश्योर द ऑप्टिमल कन्वर्जेंस।
लर्निंग रेट हमें एडजस्ट करते रहना है, मतलब मॉडल को लर्निंग रेट एडजस्ट करते रहना है अगर नेसेसरी होता है ऑप्टिमल कन्वर्जेंस के लिए तो, ठीक है। वैलिडेशन एंड अर्ली स्टॉपिंग, मॉनिटर द मॉडल्स परफॉर्मेंस ऑन अ वैलिडेशन सेट ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड इंप्लीमेंट अर्ली स्टॉपिंग टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग बाय हाल्टिंग ट्रेनिंग। मतलब कि पूरा टाइम जब मॉडल हमारी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, मॉडल किसी भी डेटा सेट पे काम कर रहा है, कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस केस में हमको मॉनिटर करते रहना है और एक वैलिडेशन सेट प्रोवाइड कर देना। जब भी ट्रेनिंग हो रही होती है तो एक वैलिडेशन सेट प्रोवाइड कर देना है कि हाँ भाई इतने सेट ऑफ इटरेशंस के बाद मॉडल हमारा क्या करेगा, कंप्यूटेशन करना बंद कर देगा, ठीक है। एंड इंप्लीमेंट अर्ली स्टॉपिंग, और अगर कहीं ऐसा केस होता है कि आपको सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन पहले ही मिल जाता है तो एक अर्ली स्टॉपिंग आप यूज कर सकते हो। अर्ली स्टॉपिंग का यूज करने का बेसिक फायदा ये होता है कि ये ओवरफिटिंग को अवॉइड करता है, ठीक है, ट्रेनिंग को हाल्ट कर देगा, हाल्ट मतलब ट्रेनिंग को स्टॉप कर देगा और ओवरफिटिंग को अवॉइड कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा वैलिडेशन और अर्ली स्टॉपिंग का मेन गोल होता है। इसके बाद लास्ट हमारा आता है टेस्टिंग, ठीक है। एक बार अब देखो, ये जो 9 तक हमने देखा था, 9 स्टेप तक, वो हमारा ट्रेनिंग वाला पार्ट था पूरा। इसके बाद लास्ट स्टेप होगा हमारा टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या होता है, इवेल्युएट द ट्रेन्ड मॉडल ऑन अ सेपरेट टेस्ट सेट, एसेस इट्स जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस। मतलब कि अब जो हमने मॉडल को ट्रेन कर दिया, ठीक है, मॉडल ट्रेन हो गया, इसके बाद एक सेपरेट डेटा सेट हमको देना होगा मॉडल को, सो दैट उस पर वो टेस्टिंग परफॉर्म कर सके, जिससे हमें ये पता चल सके कि उसका जो जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस है वो कैसा है, ठीक है। तो यही मेन मकसद होता है हमारा टेस्टिंग का। इसके बाद हम लोग देखेंगे बैक प्रोपोगेशन ट्रेनिंग एल्गोरिदम क्या होती है। देखो दिख रहा है ना खतरनाक सी चीज, बट इजी है, बस थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है और कम से कम 2 बार इसको लिख लेना, ठीक है। मेरे कहने पे लिख लो, एग्जाम में अगर इसको लिख के आना है तो 2 बार लिख लेना, क्योंकि ये लिख दी भाई तो 10 नंबर लिख के ले लो, एकदम मिल जाएंगे, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं एग्जामिनर के पास, ठीक है। बैक प्रोपोगेशन ट्रेनिंग एल्गोरिदम क्या होती है, सबसे पहला स्टेप इनिशियलाइज वेट एंड लर्निंग रेट। अब जैसा कि मेथड में लिखा है सबसे पहले इनिशियलाइज करना है, तो वही चीज हमने यहाँ पे कराया। स्टेप 2 3 to 11 वन स्टॉपिंग कंडीशन इज फॉल्स। अगर स्टॉपिंग कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, अब स्टॉपिंग कंडीशन क्या है 11th स्टेप पे मिल जाएगी आपको। अगर स्टॉपिंग कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमको 3 से 11 वापस से रिपीट करना है। अगर स्टॉपिंग कंडीशन फॉल्स नहीं होती है, ठीक है, तो 4 to 11 फॉर ईच ट्रेनिंग पेयर, तो हर एक ट्रेनिंग पेयर के लिए वापस से हमें 4 से 11th स्टेप तक ट्रेन कराते रहना है, ठीक है। फीड फॉरवर्ड फेज 1, देखो अब फेज 1 में क्या होता है, फीड फॉरवर्ड फेज होता है ये हमारा, ठीक है। यहाँ पे जो भी डेटा हमारा फीड फॉरवर्ड में आपने देखा था, जो भी डेटा इनपुट के साथ आया है उसको वेटेड सम पहुंचेगा हिडन लेयर्स के पास, तो यही काम यहाँ पे हो रहा है। रिसीव इनपुट सेंड टू द हिडन लेयर, जो इनपुट रिसीव हुआ उसको क्या करेंगे, हिडन लेयर पे सेंड कर देंगे। i इज इक्वल्स टू 1 to n x i इज इनपुट। अब i इज इक्वल्स टू 1 to n लेने का ये मतलब है कि xi हमारा इनपुट है, ठीक है, तो x1 x2 x3 x अप टू n इनपुट हो सकते हैं, ठीक है, n इनपुट्स हो सकते हैं हमारे पास, इसलिए हमने i की वैल्यू 1 से n तक रखी है और इसको एज अ इनपुट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। हिडन यूनिट सम इट्स वेटेड इनपुट सिग्नल टू कैलकुलेट नेट इनपुट। हिडन यूनिट का काम क्या होता है, ये हमारा वेटेड इनपुट का सम लेता है, समेशन, जो कि हमने देखा था ANN के अंदर। समेशन लेने के बाद नेट इनपुट हमारा कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। नेट इनपुट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, y इनपुट इज इक्वल्स टू, ये हमारा नेट इनपुट है, बायस प्लस समेशन ऑफ xi इंटू wi, यानी कि ये वेटेड इनपुट है, ठीक है, हमारा समेशन ऑफ वेटेड इनपुट। तो इस तरीके से हम नेट इनपुट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मतलब मॉडल हमारा नेट इनपुट कैलकुलेट करता है। इसके बाद अगला स्टेप हमारा आता है कैलकुलेट आउटपुट ऑफ हिडन लेयर बाय अप्लाइंग एक्टिवेशन फंक्शन। एक बार हमने नेट इनपुट कैलकुलेट कर लिया, फिर उस नेट इनपुट पे हम एक्टिवेशन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, हिडन यूनिट का जो भी आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट हमें मिल जाता है। अब इसको परफॉर्म करने का क्राइटेरिया क्या है, 2 तरीके हमने देखे थे जब हम एक्टिवेशन पढ़ रहे थे, तब मैंने कहा था कि बाइनरी सिग्मॉइडल और बाइपोलर सिग्मॉइडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट बैक प्रोपोगेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो वो कैसे यूज हो रहा है अभी यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। हिडन यूनिट के अंदर जब हम परफॉर्म कराते हैं वाई इनपुट पे एक्टिवेशन फंक्शन, तो इन्हीं दोनों की एक्टिवेशन फंक्शंस की हेल्प से हम करा पाते हैं, ठीक है। बाइनरी सिग्मॉइडल का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने ऑलरेडी, एफ वाई इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई की पावर माइनस वाई इनपुट, ये हमारा नेट इनपुट है, ठीक है, नेगेटिव में लेते हैं। बाइपोलर सिग्मॉइडल में 2/1 प्लस ई की पावर माइनस 2 वाई इनपुट माइनस 1, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली एक क्राइटेरिया होता है जिससे हम हिडन यूनिट का आउटपुट कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। रिपीट स्टेप 5 to 6 टू कैलकुलेट द नेट इनपुट एंड कंप्यूट आउटपुट, सॉरी ई होगा यहाँ पे,
एंड कंप्यूट आउटपुट सिग्नल फॉर ईच इनपुट। ठीक है, मतलब कि स्टेप 5 से लेके 6 यानी कि यहां से लेके यहां तक 5 और 6 दोनों को हमें अप्लाई करना है। किस लिए? ताकि हम नेट इनपुट कैलकुलेट कर सकें। यहाँ पे नेट इनपुट कैलकुलेट हो रहा है और कंप्यूट आउटपुट सिग्नल, और फिर हिडन इनपुट से हिडन जो भी हिडन पे कंप्यूट होने के बाद जो भी आउटपुट हमें मिल रहा है हम उसको कैलकुलेट कर सकें, जो कि फर्दर आउटपुट यूनिट पे जाने वाला है। ठीक है, आउटपुट यूनिट क्या होती है? वाई के, जहां पे के की वैल्यू 1 से m तक हो सकती है। मतलब कि अगर इनपुट हमारे 10 हैं तो आउटपुट भी हमारे कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी इन द सेंस 10, 8, 9, 7, 5, 6 m की जितनी वैल्यू होगी उतने हो सकते हैं। ठीक है, बैक प्रोपोगेशन ऑफ एरर। ठीक है, अब एक बार हमने फीड फॉरवर्ड फेज कंप्लीट कर लिया, फिर आता है हमारा अगला फेज 2। ये होता है हमारा बैक प्रोपोगेशन ऑफ एरर। यहाँ पे बैक प्रोपोगेशन होता है। बैक प्रोपोगेशन के लिए मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं हम लोग, यानी कि एरर्स कैलकुलेट करते हैं। तो सेम वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ईच आउटपुट यूनिट रिसीव्स अ टारगेट पैटर्न करस्पॉन्डिंग टू द इनपुट ट्रेनिंग पैटर्न एंड कंप्यूट द एरर। ठीक है, तो अब हमको एरर कंप्यूट करनी है, जो होती है हमारी डेल के भी 1 से लेके m तक। डेल के का फॉर्मूला ये होता है टी के माइनस वाई के एफ डैश वाई इनपुट। अब एफ डैश कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? बाइनरी के अंदर एफ डैश इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे लैम्डा हमारा कोई आप मान सकते हो कि कांस्टेंट वैल्यू है, और एफ डैश वाई इनपुट बाईपोलर के केस में हमारा ये फॉर्मूला होता है। दोनों फॉर्मूले आपको याद कर लेने, लिख लेना है। ठीक है, 2 बार लिख लोगे ना ट्रेनिंग एल्गोरिदम तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी और ये सारी चीजें आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे प्रॉपर्ली। सेंड डेल के टू हिडन लेयर। अब एक बार हमारा डेल के कैलकुलेट हो गया, ठीक है, फिर क्या करना है? इसको अगली हिडन लेयर के पास भेज देना है, क्योंकि एक तो हिडन लेयर होती नहीं है, मल्टीपल हिडन लेयर्स होती हैं। इसको क्या करना है? डेल के पे सॉरी एक छोटा सा चेंज है। देखो यहां पे क्या किया था हमने यहाँ पे हिडन लेयर का आउटपुट मतलब क्रिएट करा था। ठीक है, फिर वो आउटपुट गया था। अब बैक प्रोपोगेशन हो रहा है, यानी कि अब आउटपुट यूनिट से हिडन लेयर के पास डेटा जा रहा है। ठीक है, बैक प्रोपोगेशन में कंफ्यूज नहीं होना। डेल के हमारा जो है वो हमारा कहाँ कैलकुलेट होगा? आउटपुट यूनिट पे। जो भी हमारा ग्रेडियंट डिसेंट है वो कहाँ कैलकुलेट हो रहा था? आउटपुट यूनिट पे। आउटपुट यूनिट से अब इसको हिडन लेयर में भेजा जाएगा। सेंड दिस टू हिडन लेयर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इनपुट फ्रॉम आउटपुट, नहीं तो पढ़ते टाइम कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोग को। ठीक है, मुझे भी जैसे हो गई पढ़ते टाइम। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्या होगा? डेल के कैलकुलेट हो गया, ये आउटपुट से कहाँ जाएगा? हमारा हिडन लेयर के पास वापस, क्योंकि अब हमको एरर पता चल चुकी है। नाउ ईच हिडन यूनिट सम्स इट डेल्टा इनपुट रिसीव्ड फ्रॉम आउटपुट यूनिट। देखो वही चीज यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे मैंने गलती से गलत बोल दिया था। देखो अब क्या होगा? जो हिडन यूनिट के पास हमारा डेटा आया है आउटपुट यूनिट से आया है। ठीक है, आउटपुट यूनिट से जो डेटा आया है उस डेल्टा इनपुट को क्या करेगा? अब ये वेट के साथ वापस से कंपेयर कराएगा और वापस से इसका समेशन करेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है डेल इनपुट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ डेल के जो हमारा आउटपुट से आया है डब्ल्यू जे के, जो भी हमारा वेट चेंज होने पे वेट हम ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? हम वेट को कर देंगे अपडेट, बायस को कर देंगे अपडेट। थर्ड फेज यानी कि ये हमारा लास्ट फेज होगा। थर्ड फेज के अंदर हम क्या करते हैं? वेट और बायस को अपडेट करते हैं। वेट अपडेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू न्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ओल्ड प्लस डेल डब्ल्यू। जैसे कि मैंने बता रखा था, नया वेट हमारा क्या हो जाएगा? पुराने वेट प्लस चेंज इन वेट का सम। उसी तरीके से नया बायस क्या हो जाएगा? ओल्ड बायस प्लस चेंज इन बायस का सम। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पे अपडेशन हो रहा है। लास्ट स्टेप क्या है? चेक फॉर द स्टॉपिंग कंडीशन व्हेन सर्टेन नंबर ऑफ इटरेशन रीच्ड और व्हेन एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू द टारगेट आउटपुट। जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, स्टॉप हम कब करेंगे? स्टॉप तब करेगा मॉडल हमारा कंप्यूटेशन करना जब या तो नंबर ऑफ इटरेशन जो डिफाइंड है वो अचीव हो गए हों, या फिर जो एक्चुअल आउटपुट है वो टारगेट आउटपुट के इक्वल आ गया हो। ठीक है, सो ये हमारी ट्रेनिंग एल्गोरिदम थी। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ट्रेनिंग एल्गोरिदम। ठीक है, बहुत इजी वे में मैंने कोशिश की है कि मैं समझा सकूं, बट ठीक है, मैं समझता हूँ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले हैं लिखने के लिए। तो 1 से 2 बार आप लोग इसको लिख के देख लेना, आप आराम से एग्जाम के अंदर लिख लोगे। ठीक है, इतना कुछ हार्ड चीज़ नहीं है। आप डीएस पढ़ के आए हो तो सीधी सी बात है, डीएस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, तो इतना आप कर लोगे आराम से। इसके बाद टेस्टिंग एल्गोरिथम फॉर बैक प्रोपोगेशन। टेस्टिंग एल्गोरिथम की बात करें, देखो ट्रेनिंग एल्गोरिथम हो गई, टेस्टिंग एल्गोरिथम बहुत इजी है। इनिशियलाइज द वेट हैज टेकन फ्रॉम द ट्रेनिंग एल्गोरिथम। ट्रेनिंग एल्गोरिथम से जो भी वेट हमको मिले हैं उनको हमें इनिशियलाइज कर लेना है। परफॉर्म स्टेप 3 to 5। ठीक है, 3 to 5 फॉर ईच इनपुट वेक्टर। अब हमें स्टेप 3 से लेके 5 तक परफॉर्म कराने हर एक इनपुट वेक्टर के लिए। ठीक है, सेट द एक्टिवेशन ऑफ इनपुट यूनिट xi i 1 to n। अब हमें क्या करना है? एक बार यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि हाँ भाई 3 से लेके 5 तक हमको कराना है तीनों स्टेप किसी भी इनपुट वेक्टर के ऊपर, जितने भी इनपुट हमको गिवन है। ठीक है,
इनपुट एक्टिवेशन फंक्शन परफॉर्म कराना है इस पे, ठीक है, एक्सआई पे। एक्सआई आई से 1 से लेके एन तक होगा आई की वैल्यू, ठीक है, आपको पता है क्योंकि मैक्सिमम बहुत सारे इनपुट्स हो सकते हैं हमारे पास। कैलकुलेट नेट इनपुट टू हिडन यूनिट, उसके बाद नेट इनपुट कैलकुलेट करना है। कंप्यूट आउटपुट, फिर आउटपुट कैलकुलेट करना है। आउटपुट कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन का यूज होता है, चाहे वो बाइपोलर हो या बाइनरी हो, दोनों का यूज होगा। और यहाँ पे वाई के हम कैलकुलेट कर लेंगे, के की वैल्यू 1 से m तक कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे वाई हमको मिल जाएगा, तो यही तरीका होता है हमारा टेस्टिंग परफॉर्म करने का बैक प्रोपोगेशन के अंदर, ठीक है। तो ट्रेनिंग टेस्टिंग एल्गोरिथम आई होप समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, लास्ट जो हमारा टॉपिक बचता है वो है एप्लीकेशन ऑफ बैक प्रोपोगेशन, ठीक है। बहुत ईजी है, फटाफट से समझ लेते हैं। कुछ 10 एप्लीकेशंस मैंने यहाँ लिखे हैं। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ लेता है कि डिफाइन बैक प्रोपोगेशन एंड एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन, तो करना क्या है, बैक प्रोपोगेशन बनाना, आर्किटेक्चर बनाना, एल्गोरिदम समझा देना, बाकी कुछ मत करना, उधर का मेथड वगैरह मत लिखना। एल्गोरिदम 5 स्टेप की है, सिंपल सा समझा देना है। एप्लीकेशन में इन 10 को लिखना। अगर आपको उतने में भी संतुष्टि नहीं है तो इन सब में 2-2 लाइन लिख देना अंदर उसके कि कैसे बैक प्रोपोगेशन इसमें यूज होता है, ठीक है। इंजीनियर हो, इतना बनाना आता होगा और आना ही चाहिए, ठीक है। इमेज रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, स्पीच रिकॉग्निशन में बैक प्रोपोगेशन का यूज होता है, एनएलपी यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी बैक प्रोपोगेशन का यूज होता है, ऑटोनोमस व्हीकल्स में बैक प्रोपोगेशन का यूज होता है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में, हेल्थ केयर में, गेम्स में, रोबोटिक्स में, अब तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी यूज होता है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर कैसे यूज होता है, टू आइडेंटिफाई अनयूजुअल पैटर्न, जो भी हमारे अनयूजुअल पैटर्न्स बन रहे होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बैक प्रोपोगेशन का यूज होता है, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, आप सबको पता है वीआर और एआर बहुत ज्यादा वाइडली यूज है आज की डेट में, और बैक प्रोपोगेशन का इनमें बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। सो फिलहाल यूनिट 2 के अंदर इतनी ही चीजें थी, बहुत इजी है, बहुत जल्दी जल्दी मैंने कोशिश की है कि मैं कवर करा दूं। बाकी यूनिट 3, 4, 5 मैं कल परसों में प्रोवाइड कर दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।